हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो पॉलिटी और आईआर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी। इकॉनमी में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। सो ये है क्या, किस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक तो गरीबी के बारे में बात करेंगे, बट ये शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी क्या होता है इसको आज हम लोग समझेंगे। सेकंड है कि नोबेल प्राइज़ अगेन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया और क्यों दिया गया है, ये भी रीज़न हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसके बाद एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, जिसको कि एआरसी कंपनी कहते हैं। बैंकों में जो एनपीए हो जा रहा है, यानी कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की इशू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसको टैकल करने के लिए इस तरीके की कंपनी है। तो अगेन ये न्यूज़ में आया है, क्यों न्यूज़ में आया है और इसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इसका काम क्या है। स्वामित्व ये स्कीम एक न्यू स्कीम आई है, तो इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे। और फिर आप लोग देख सकते हो कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, ये नेचुरल गैस मार्केटिंग है, कोस्टल शिपिंग बिल 2020 लाया गया है। तो देखते हैं, आज हम लोग 2-3 आर्टिकल को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। रेस्ट ऑफ ये आर्टिकल हम लोग आगे देखेंगे, 2-3 पार्ट में ये आपकी आने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग मेंस आंसर राइटिंग की क्वेश्चन देख लेते हैं और साथ ही क्विज। तो आज के लिए ये आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एथिक्स की अगेन है। कल भी एथिक्स की ही मैं दी थी, आज भी आप लोगों को एथिक्स की दे रही हूँ। एथिक्स का देने के पीछे ये है कि आप लोग उसको सर्च करो, पढ़ो, क्योंकि एथिक्स को सब कोई इतना ज़्यादा लूजली ले लेते हैं कि एट द एंड आप लोग बिल्कुल भी रश में आ जाते हो कि कैसे एथिक्स को कंप्लीट करें। सो एथिक्स को कंप्लीट करना इतना भी टफ नहीं है। आप लोग जो भी बुक को फॉलो करते हो, चाहे वो लेक्सिकॉन हो या जी सुब्बा राव का कोई भी बुक हो, नो मैटर वॉट, बट आप लोग को स्टडी करना ही होगा। अभी से आप लोग ये सारे पेपर को प्रिपेयर करके रखो, क्योंकि एथिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें कि आप अपने जो है गेम चेंज कर सकते हो। मैं एक आपको वीडियो भी प्रोवाइड की थी जिसमें कि टॉपर्स की मार्कशीट दिखाई थी। तो कैसे इस बार के टॉपर्स जो है एथिक्स में इतना अच्छा मार्क्स लाकर उन्होंने अपने आप को टॉप रैंक में रख दिया। तो आप लोग समझ सकते हो, इतना ज़्यादा लूज मत दीजिए, एथिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बहुत ही मज़ेदार पेपर है, एक बार आप इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आई बटन में मैं क्लिक कर दूंगी, अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है टॉपर्स की, जो मैं मार्कशीट के साथ एक्सप्लेन की हूँ कि कैसे किस पेपर में किस तरीके का आप अगर अपना रोल प्ले करोगे तो कैसे कहाँ आपकी रैंकिंग आएगी, तो इसमें आप लोग समझ जाओगे कि एथिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन है आज का कि हाईलाइट देयर सिग्निफिकेंस, और डिस्कस करना है जो सिटीजन चार्टर इंडिया की है। तो ये सिटीजन चार्टर के क्या यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज़ों को आपको डिस्कस करना है। ये सिटीजन चार्टर क्या होता है इसको जाके पढ़िएगा। और सबसे अच्छा तरीका है एथिक्स का कि आप लोग जो सिलेबस है ना यूपीएससी की, सिलेबस उठाओ और एथिक्स में वर्ड टू वर्ड यहाँ पे दिया गया है। तो हर एक वर्ड को आप लोग जो है सर्च करो, गूगल में बहुत अच्छे खासे आपको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। क्वेश्चन लिखिएगा 150 वर्ड्स में, 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। और अगर आप लोग को इस इनिशिएटिव से जुड़ना है, कहने का मतलब है कि अगर आप लोग खुद लिख के रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि आपके क्वेश्चंस को कोई भी जो आंसर लिख रहे हो उसको आपको बताए कि आप कैसा लिख रहे हो, कितना और लिखना चाहिए, कहाँ पे आपको करेक्ट करना है, कहाँ पे इनकरेक्ट आप चल रहे हो, तो उसके लिए आप लोग को हमारे इनिशिएटिव से जुड़ना होगा। और इस इनिशिएटिव के लिए आपको इस मेल आईडी पे मेल करना होगा, वहाँ पे आपको डिटेल पता चल जाएगा। फाइन, आइए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, आज उसके आंसर देख लेते हैं। आज तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछने का था नहीं, लेकिन कल मैं पूछूंगी फिर क्वेश्चन आपसे। फर्स्ट है यहाँ पे कि बताना है कि जापान के साथ हम लोग कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। ऑसी इंडेक्स जो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज जो है यूएस जापान और इस बार पहली बार 2020 में ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं। कहाँ पे हो रहा है मालाबार एक्सरसाइज, तो 2 फेज़ में हो रहा है। एक तो आपको बे ऑफ बंगाल वाला रीजन देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है एक आपका अरेबियन सी। ठीक है, तो दोनों जगह पे ये 2 फेज़ में हो रहा है, ध्यान रखना है। नोबेल पीस प्राइज़ इस बार किसको दिया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा है। ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1948 की जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, फंडामेंटल राइट के अलावा आपको बताना है कि कौन कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल और प्रोविजन को रिफ्लेक्ट करता है। इट मीन्स कि यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की प्रिंसिपल और प्रोविजंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते ही है, बट इसके अलावा और कौन कौन सा पार्ट है जो कि रिफ्लेक्ट करता है। प्रीएम्बल है, डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्या क्या है आपको बताना है। आप लोग ने आंसर दिया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आंसर दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना, एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होना चाहिए। मैं आप लोग के लिए इतना यहाँ पे अगर मत हेल्प करके अपनी टाइम देकर अगर मैं आप लोग के लिए लेसन लेकर आ रही हूँ, एक्स्ट्रा यहाँ पे एफर्ट्स लगा रही हूँ, तो आप लोग को भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद के लिए लगाना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि तीनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है,
प्रियम्बल है, डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। ये सब यहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की प्रिंसिपल और प्रोविज़न है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, तो आज की डेट में 192 मेंबर स्टेट यूनाइटेड नेशंस के इसके मेंबर हैं और सारे जो है इस एग्रीमेंट को साइन किए हैं। फर्स्ट ये आप देखोगे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि ह्यूमन राइट की बेसिक प्रिंसिपल को दर्शाता है। साथ ही यहाँ पे ह्यूमन राइट की फाउंडेशंस भी आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है, और आज की डेट में ये यूके में भी है। यूके में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चलता है। हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोग देखोगे कि फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रियम्बल है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से जो है हमारे कंट्री में रहने वाले सिटीजन्स की जो राइट्स होती है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, तो ये है क्या? सबसे पहले समझिए कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है हमेशा ये रिपोर्ट आपका पब्लिश किया जाता है, हम लोग हर साल इस रिपोर्ट को देखते हैं। तो ये पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है। पॉवर्टी तो आप लोग समझ रहे हो कि इट मीन्स कि इसको कहते हैं गरीबी। गरीबी कब आती है? जब आप लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सको, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ये तीन ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि अगर कोई इंसान के पास ये तीनों में से कोई एक भी या फिर दो या फिर तीनों नहीं है तो उसे हम लोग गरीब कहते हैं। ठीक है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी कहने का क्या मतलब है कि इस गरीबी में जो है ना, ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखा जाता है कि कितना एनुअल ग्रोथ हो रहा है, वो भी नीचे से। एटलीस्ट जो है बॉटम मान लीजिए कि लेकर चलिए 40% तक का, तो बॉटम से जो है कितना यहाँ पे एनुअल ग्रोथ हो रहा है उसको अगर हम लोग यहाँ पे मेज़र करते हैं तो उसको कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 क्राइसिस को यहाँ पे देखते हुए देखा जा रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि कैसे गरीबी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का क्या हाल चाल है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पे बातें की जा रही है। बात बताया जा रहा है कि रिवर्सल है, यानी कि एक्सट्रीम पॉवर्टी ट्रेंड का, यानी कि गरीबी जो है ना और भयानक होती गई है इस कोविड-19 क्राइसिस के बाद। एक्सट्रीम पॉवर्टी है, पॉवर्टी तो समझ में आता है, बट उसके आगे अगर एक्सट्रीम लग जा रहा है इट मीन्स कि यहाँ पे बद से बदतर हालत है। लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, अपना घर तो है ही नहीं, खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं है, तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। तो इसको कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी। एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि लोग जो है ना यहाँ पे इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, यानी कि एक दिन का अगर उनके पास $1.90 है, रफली आप कह सकते हो कि एक दिन अगर वो 145 या 150 रुपया कमा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं, इससे भी अगर कम कमा रहे हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाला कंडीशन आ गया है। 145 या 150 कमा रहे हैं तो फिर यहाँ पे तो इसको पॉवर्टी कहते ही है, लेकिन इससे भी कम कमा रहे हैं तो आप लोग समझो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाली कंडीशन आ गई है। ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2020 में और ज़्यादा बढ़ेगा, फर्स्ट टाइम इन ओवर 20 ईयर्स, यानी कि 20 सालों में ये बताया जा रहा है कि पहली बार जो है यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी की केसेस बढ़ने वाली है, यानी कि और ज़्यादा यहाँ पे जो है गरीबी आने वाली है। अब इसका 3 रीज़न बताया जा रहा है। सबसे पहला तो आप खुद भी फील कर रहे हो कि ये कोविड-19 के कारण ही ऐसा हो रहा है। करेंट प्रोजेक्शन में ये बताया जा रहा है कि 2020 में 88 मिलियन से लेकर 115 मिलियन लोग ऐसे हैं ना जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में आ चुके हैं। पहले वो गरीबी में थे, लेकिन कोविड-19 के कारण क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी, लॉकडाउन था, लोगों का रोज़गार, बहुत सारे लोगों का रोज़गार छीना गया, फैक्ट्रीज़ बंद हो गए, एमएसएमई सेक्टर्स में काम नहीं कर पा रहे, एंटरप्रेन्योरशिप को अपना ही प्रॉब्लम हो रहा है, लोग जो बिज़नेस चला रहे थे उनकी बिज़नेस ठप हो गई है। तो हर एक सेक्टर के लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ह्यूज नंबर है। जैसे आप देख सकते हो कि 88 मिलियन से 115 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि आज की डेट में एक्सट्रीम पॉवर्टी के कंडीशन में आ चुके हैं। साथ ही आप यहाँ पे सेकंड ये बताया जा रहा है कि साउथ एशिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिट हुआ है कोविड-19 के कारण। तो सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम हुई है, सबसे ज़्यादा जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी वाले केस में आए हैं वो साउथ एशिया के ही लोग आए हैं, जिसमें कि 49 मिलियन एडिशनल पीपल्स जो है वो यहाँ पे कहाँ आ गए हैं, तो पॉवर्टी लाइन से भी नीचे आ गए हैं, जिसको कि एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन कहते हैं हम लोग। सेकंड यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि आप लोग देखो कि कितना ज़्यादा जो है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है, यानी कि किसी भी कंट्री में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो कंट्री बहुत ही बैडली अफेक्टेड होते हैं। बैडली अफेक्टेड होने का मतलब है कि आप लोग देखते हो कि जब भी दंगा फसाद होता है ना तो उस समय भी जो है आपको कर्फ्यू लग जाता है। ठीक है, कर्फ्यू लगने वाला सिचुएशन आपको देखने ही को मिलता है कि सारी चीज़ें बंद हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती है, बच्चों की स्कूल बंद हो जाती है, लोगों की कॉलेज बंद हो जाती है, बड़े लोग जो है अपने ऑफिस नहीं जा पाते, दफ्तर नहीं जा पाते, इवन लोग जो है ना सामान खरीदने के लिए बाहर भी नहीं आ पाते, पता नहीं कौन उनको मार दे, कब गोली लगा दे, कब क्या कर दे नहीं कर दे। तो लोग क्या होता है कि घर में
डर के बैठ जाते हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि लोग जो है डर के बैठ जाते हैं। लॉकडाउन में क्या होता है कि सरकार की मजबूरी के कारण, सरकार के ऑर्डर से मजबूरी के कारण बैठ जाते हैं। तो दोनों तरफ जो आप देखोगे कि जब भी लोग अगर घर पे बैठ गए, लोगों की डिमांड कम हो गई ना, तो बस चौपट हो गया हमारा इकॉनमी। और इकॉनमी अगर चौपट हो गया तो उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होता है वो लोगों को होता है। और किस तरीके के लोगों को होता है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। मोर देन 40% जो वर्ल्ड की गरीब लोग हैं ना, वो यहाँ पे आर्म्ड अफेक्टेड कंट्रीज़ में ही रहते हैं। अब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को ही देख लो, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। सारे देश कहाँ से कहाँ चले गए। सारे आप लोग देखो कि यहाँ पे इवन आप लोग देखो कि साउथ ईस्ट एशिया की भी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, हम लोग भी डेवलप हो गए हैं। इवन बांग्लादेश भी डेवलप हो गया, नेपाल, भूटान सब डेवलप हो गया। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ जो बरसों बरसों पुराने पुराने जो उनके हालात थे, वो आज भी आपको बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। क्यों? वहाँ पे इतनी गरीबी क्यों है? क्योंकि वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों को जो है उसका उनका हक नहीं मिल पा रहा है। वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे भी राजा महाराजा मोनार्की वाला सिस्टम चलता है बहुत सारे कंट्री में, जिसमें कि इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट निकल कर आता है। लोग वहाँ पे संतुष्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट उसी कंट्री में होता है जहाँ पे लोग संतुष्ट नहीं है। हमारे इंडिया में आप देखोगे कुछ कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है किसी किसी चीज़ से। फार्म बिल आया तो किसानों को प्रॉब्लम हो गई। सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट आया तो वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम कम्युनिटी था, उनको प्रॉब्लम हो गई। तो कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है। पूरी आप कभी देखे हो कि पूरे इंडिया में ही इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया और पूरे इंडिया के लोग जो है सड़कों पे उतारा है? ये नहीं होगा, कभी हुआ भी नहीं है और आगे भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बहुत बाकायदे अच्छे तरीके से जो है सबको फंडामेंटल राइट दिया गया है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो आपके पास पूरा अधिकार है ना कि आपके बगल में अगर हाई कोर्ट है तो दौड़ के जाइए, सुप्रीम कोर्ट है तो दौड़ के जाइए, कहीं भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वैसी कंट्री जहाँ पे डेमोक्रेसी ही नहीं है, वैसी कंट्री जहाँ पे किसी का संविधान नहीं है, जहाँ पे पार्लियामेंट भी नहीं है, लोग अपने तरीके से लोगों को जो है दूसरे लोगों को दबाते हैं, उस कंट्री में रहने वाले लोगों को सप्रेस किया जाता है, तो फिर वहाँ के लोग कैसे संतुष्ट होंगे? वहाँ पे डेवलपमेंट कैसे होगा? ऑब्वियसली वहाँ पे जो है लोगों को गरीबी ही झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से जो है दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है और बर्बाद भी होती है। एक तो लोगों की एसेट बर्बाद होती है और दूसरा लोगों का जो रहने सहने का जो स्टाइल है, लाइवलीहुड है, वो यहाँ पे अफेक्टेड हो जाता है। सबसे ज़्यादा आप मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका की कंट्रीज़ देखोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट्स है ना, वो यहाँ पे डबल हो गया है। 2015 से 18 के बीच में ही बताया जा रहा है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट डबल हो गया है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 10% था तो 100 में से मानिए कि 10 लोग जो है ना यहाँ पे पॉवर्टी में थे, आज के डेट में 20% हो चुका है, यानी कि 20 लोग जो है यहाँ पे पॉवर्टी में आ चुके हैं। और ये क्यों है? आपको देखने को कॉन्फ्लिक्ट के कारण है। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको वेस्ट एशिया की कंट्री भी देखने को मिलेगी। ये सीरिया और येमेन एक ऐसे दो कंट्री है ना जिसमें कि शांति नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं है। पता नहीं लोग इतना ज़्यादा क्यों यहाँ पे परेशान है, पता है क्यों परेशान है, लेकिन फिर भी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करनी, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे गोली बारी, बंदूकबारी बहुत ज़्यादा होती है और जो बम वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा सीरिया और साथ ही साथ जो है येमेन। जब से सीरिया में आप देखोगे, सीरिया तो पहले से ही बर्बाद है, लेकिन वहाँ पे आईएसआई का कब्जा हो गया, उसके बाद से तो और क्या कहना, यहाँ पे तो बस तबाही ही है। थर्ड यहाँ पे फॉरमोस्ट रीज़न आप देखोगे कि क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के कारण भी जो है ना बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखोगे कि कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज का, और जिसके कारण 68 मिलियन से 132 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है ना, वो बताया जा रहा है कि 2030 आते आते जो है पॉवर्टी वाले कैटेगरी में चले जाएंगे। तो ये बताया जा रहा है आगे आने वाले 10 सालों का भी ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज से आप देख रहे हो कि एक मिक्स्ड रिएक्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं कल पूछी थी, परसों सॉरी, सी लेवल राइज की जो है कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताना है मेंस आंसर राइटिंग में। बहुत सारे बच्चे जो है ना अच्छे आंसर नहीं लिख पाए उसमें, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतनी सिंपल क्वेश्चन मैं आपको जीएस 3 से दी थी, आप उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट आई डोंट नो व्हाई आप लोग इतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाए। टफ क्वेश्चन में आप लोग अच्छे आंसर लिख लेते हो और सिंपल क्वेश्चन में आप लोग अच्छे आंसर नहीं लिख पाते हो। एक दो स्टूडेंट को छोड़ के किसी ने भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लिखी। तो यही आप लोग समझिए कि कॉन्सिक्वेंसेज है, सी लेवल राइज होगा। जस्ट इमेजिन कि आप लोग कोस्टल रीजन में रह रहे हो, किसी भी क्वेश्चन को लिखने से पहले अगर आप उसको अपने में फील कर सकते हो तो ज़रूर उसको फील कीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको फील करना चाहिए कि आप कोस्टल रीजन में रह रहे हो। सडन जो है आपके अगल
अगल बगल जो है सी लेवल राइज हो रहा है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगल बगल पूरा आँख खोल के देखिए। आप ही अफेक्ट नहीं होंगे, आपका घर अफेक्ट नहीं होगा, आपका पूरा सोसाइटी अफेक्ट होगा, फ्लोरा फौना सब अफेक्ट होंगे, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट खत्म हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ह्यूज लॉस होगा। सो मेनी डायमेंशन है वहाँ पे, तो इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है कि वो भी एक क्लाइमेट चेंज का ही है। सी लेवल राइज हुआ क्यों, पहले ये आपको बताना चाहिए। सी लेवल किसे कहते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना चाहिए। तो यही चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ही सी लेवल राइज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण आज के डेट में इतनी सारी गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है तो होती ही जा रही है। हीट वेव्स हम लोग कह रहे हैं, पहले तो लू कहते थे जब स्कूल में थे, तो आज के डेट में हम लोग हीट वेव्स सुनते हैं। वही चीज़ है कि पहले अभी आप लोग देखोगे कि ठंड है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर आपको कोल्ड देखने को मिलेगा। -डिग्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे -डिग्री में चले जा रही है, जहाँ नहीं होता था कभी भी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो है ना, बहुत सारे लोगों की जो है रहने वाले जगह खत्म हो गया, हैबिटाट डिस्ट्रक्शंस हो रहा है, तो लोग जो है गरीबी में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ ये 3 यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है कि पोवर्टी क्यों है, एक्सट्रीम पोवर्टी की कंडीशंस क्यों आई है। तो पहली यहाँ पे रीज़न है कोविड-19, नो डाउट। सेकंड यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, एंड थर्ड वन इज़ क्लाइमेट चेंज। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में भी ये बात पूछता है ना कि आपको क्या लगता है कि हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा पोवर्टी क्यों है, गरीबी हमारे यहाँ कब से है, जब से हम लोग जो है स्वतंत्रता हासिल नहीं किए थे तब से हमारे यहाँ गरीबी थी। आज तक हम लोग इस मुद्दे को ख़त्म नहीं किए। प्लानिंग कमीशन जो था, 4th प्लानिंग कमीशन में गरीबी हटाओ का नारा भी आया, लेकिन फिर भी हम लोग ने आज तक गरीबी नहीं हटा पाए। क्या रीज़न है, क्या क्या रीज़न है, तो इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। शेयर्ड प्रॉपर्टी की, अगर प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें तो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी कहने का मतलब है कि पुअरेस्ट जो यहाँ पे लोग हैं उसकी इनकम का कितना ग्रोथ हुआ, ठीक है। एटलीस्ट आप लोग देखो कि 40% जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो गरीब है, तो उनकी इनकम में कितना ग्रोथ हुआ, तो इसको कहते हैं शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। एक हाई लेवल ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है इंक्लूजन का और वेलबिंग का। जिस कंट्री में गरीब कम होंगे उस कंट्री की स्थिति बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। 2012 से 2017 के बीच में बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ था वो इंक्लूसिव था। इंक्लूसिव कहने का मतलब है कि हर लोगों की डेवलपमेंट हो रही थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, हर एक तरीके के सेक्शन के लोगों का डेवलपमेंट हो रहा था। जो रिच है वो बेटर तरीके से रह रहे थे, जो मिडिल इनकम है उनकी भी इनकम बढ़ रही थी, जो लो इनकम है उनकी भी इनकम बढ़ रही थी। वुमेन की कंडीशन अच्छी हो जाए, बच्चों की कंडीशन अच्छी हो जाए, महिलाओं की कंडीशन अच्छी हो जाए, विमेन महिलाएं हिंदी में भी वही, इंग्लिश में भी वही, गर्ल्स की कंडीशन अच्छी हो जाए, ट्रांसजेंडर जो लोग हैं उनकी अच्छी हो जाए, डिसेबल्ड पर्सन की कंडीशन अच्छी हो जाए, जो वीकर सेक्शन है उनकी कंडीशन अच्छी हो जाए, तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, कि हर एक सेक्शन की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे 2012 से 17 के बीच में बताया जा रहा है कि जो ग्रोथ था वो इंक्लूसिव था, और जो पुअरेस्ट 40% जो पॉपुलेशन की इनकम थी वो यहाँ पे 2.3% तक पर एनम वो बढ़ते जा रही थी। तो जो एवरेज यहाँ पे ग्लोबल शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी था ना, वो स्टेगनेंट है, यानी कि कहने का मतलब है कि रुक गया है, और इवन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ये 2-3 साल में, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज इनकम जो है ना कोविड-19 के कारण जो है ये घट रहा है। तो यही चीज़ें बताई जा रही है कि जो 2012 से हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ था, 2017 तक ये पॉइंट आउट किया गया था कि हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है। समझ रहे हैं ना, इंक्लूसिव ग्रोथ हर किसी का ग्रोथ, ठीक है। जैसे कि आप लोग जब एग्ज़ाम देते हो तो कट ऑफ आप देखते हो कि रिजर्व कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, उसमें भी आपका रिजर्व कैटेगरी में आपका आता है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, EBC, तो जितने भी है सबका ग्रोथ होना चाहिए, तो उसको कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये तो हो रहा था, लेकिन बीच में जो है हमारा जो है ना डायरेक्ट ब्रेक लगाना पड़ा, और वो है कोविड-19 के कारण जो है सारे लोगों की जो है प्रॉब्लम बढ़ती गई, और हमारे यहाँ जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का जो ग्रोथ है ना, हमारे यहाँ ही नहीं, ये ग्लोबल लेवल पे बात हो रहा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई भी रिपोर्ट अगर रिलीज़ किया जा रहा है तो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो ग्लोबल जो यहाँ पे शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है वो रुक गया, वो अब बढ़ नहीं रहा है, और बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर तक भी जो है ये रुका ही रहेगा, या फिर हमारी जो है ग्रोथ और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। प्रोफाइल जो अगर हम लोग ग्लोबल पुअर का देखें तो ये भी चेंज हो रहा है। जो गरीब है वो यहाँ पे आप लोग देखो कि ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं, यंग हैं, अंडर एजुकेटेड हैं, और वहीं अगर कोविड क्राइसिस की बात करें तो इसमें आप लोग देखो कि कोविड-19 क्राइसिस के कारण क्या हो रहा है ना, कि नए नए गरीब यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, और ये जो न्यू पुअर बताया जा रहा है ना, ये भी आपके अर्बन एरिया में भी हो सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि अभी आप लोग देखोगे कि जिस भी कंट्री में जो है गरीब लोग रहते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अर्बन एरिया में तो अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। अगर इसमें पुअर लोग भी है ना तो वो किसी तरह अपना गुजारा कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कष्ट होता है क्योंकि उनको उस तरीके का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ये बताया जा रहा है कि कोविड-19 के में तो भाई साहब यहाँ पे कुछ अलग ही चेंज हो रहा है,
यानी कि अर्बन एरिया में भी आपको गरीब जो है बहुत अच्छे अच्छे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर्स में अब लोग जो है ज़्यादा इंगेज्ड होंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के कारण बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हो गई। प्राइवेट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत सारे लोगों ने अपना जॉब गंवा दिया। तो ये जो आप देखोगे कि दो तरीके की हमारे यहाँ सर्विस होती है, एक तो फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल सर्विस वही है जिनको कि यहाँ पे सेठ कहते हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, आराम से जो है जिनका डेट फिक्स है, जिसका टाइम फिक्स है, आराम से काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उनको जो है अपना सोशल सिक्योरिटी भी मिल रहा है, टाइम पे उनको हॉलीडे भी इंजॉय करने के लिए मिल रहा है, पेंशन भी मिल रहा है, तो उनको कहते हैं फॉर्मल सेक्टर। अब ये सारी फैसिलिटी जिसको नहीं मिल रहा है उसको कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि ठेले वाले हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, तो ऐसे वाले लोग हैं। तो अब बताया जा रहा है कि इनफॉर्मल सेक्टर्स में अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, और एग्रीकल्चर में कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि खेती बाड़ी में इतना ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है लोगों को। तो यहाँ पे क्या है ना कि ग्लोबल पुअर का जो प्रोफाइल है वो भी चेंज हो रहा है, ऐसा भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताया जा रहा है। वे फॉरवर्ड में, यानी कि इस रिपोर्ट के द्वारा कुछ सजेस्ट किया गया कि हमें पॉलिसी रिस्पांस की ज़रूरत है, यानी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ सिनेरियो चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल प्रोफाइल चेंज हो रहा है, उसी तरीके से हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी को भी चेंज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें जो है ना हॉट स्पॉट, कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहाँ पे क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और कोविड-19 से जो है सबसे ज़्यादा कौन सा रीजन है जो कि त्रस्त हो रहा है, कौन से ऐसे सेक्शन ऑफ पीपल है जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उन पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही लर्निंग लेसन, यानी कि जो इमरजेंसी एक्शन जो इस समय कोविड-19 के टाइम में निकल कर आया, तो उससे हमें सीखना चाहिए और उसी के बेसिस पे हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एक्सपीरियंस लेकर चलना है। यानी कि जो भी पॉलिसी एस्पिरेशन और अटेनमेंट के बीच में जो भी गैप है, यानी कि हम जो चाहते हैं, आप चाहते हो कि आप आईएएस बन जाओ, लेकिन आप वहाँ पे रिज़ल्ट तक पहुँचने में, यानी कि आपका रिज़ल्ट जो आता है और आप चाह रहे हो, इसके बीच में आपको क्या करना है सॉरी, इसके बीच में आपको खूब जी तोड़ मेहनत करनी है। आपको अपना जो है ना घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ना है, यूपीएससी की पढ़ाई घंटे के हिसाब से नहीं होती, सिलेबस के हिसाब से होती है, ठीक है। तो आपको उस तरीके का पढ़ाई करनी है, आपको उस तरीके की मेहनत करनी है। ये गैप है, जब आप इस गैप को फुलफ़िल कर दोगे ना, तो आपका जो शौक़ है आईएएस बनने का, वो आपका रिज़ल्ट भी आपको जो है दोनों एक साथ देखने को मिलेगा, ठीक है, दोनों पूरा हो जाएगा। तो यही चीज़ कहा जाता है कि सरकार चाहते हैं कि हाँ इस तरीके की पॉलिसी बना दे, फार्मर्स के लिए ये बना दे, बच्चों के लिए ये बना दे, बड़ों के लिए ये बना दे, बूढ़ों के लिए ये बना दे। तो पॉलिसी तो बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पे कौन इम्प्लीमेंट करेगा भैया? कोई तो इम्प्लीमेंट करो। जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो कागज़ में ही रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे गरीब लोग जो है और गरीब होंगे, जो जिसकी स्थिति ख़राब है वो और ख़राब होती जाएगी। तो वही बात है कि यहाँ पे जो गैप है ना उसको फुलफ़िल करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें अपने डेटा को इम्प्रूव करना है। अब सरकार के पास तो एक्चुअल डेटा नहीं होता, सरकार भी गजब घूंचू वाला काम करते हैं डेटा ही नहीं है उनके पास। अब डेटा नहीं है, क्यों डेटा नहीं है? क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हो डेटा लेने का। डेटा तो अवेलेबल ही है, लेकिन एक सही ढंग से अगर आप करोगे तब तो। अब बात आती है डिजिटाइजेशन की, तो सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर दो ना यार। ऑनलाइन से जब आप अपना डेटा यहाँ पे कलेक्ट करने का कोशिश करोगे तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, उसमें कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी, उसमें कोई भी करप्शन नहीं होगा। तो सरकार को इस चीज़ को जल्दी से जल्दी अपडेट करना चाहिए ना, तो तब जाकर यहाँ पे अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट डेटा सरकार के पास होगे। जब तक डेटा नहीं होगा तब तक सरकार काम नहीं करेगी। ये वैसे ही है जैसे कि जब तक आपको पता नहीं होता है कि कट ऑफ कितना लास्ट प्रीलिम्स का गया, उसी के बेसिस पे तो आप आगे की प्रीलिम्स की तैयारी करते हो ना। अभी तक तो कट ऑफ नहीं पता है कि 2020 का कितना है, लेकिन 2019 का तो आपको कट ऑफ पता है ना, तो इसी के बेसिस पे आप आगे बढ़ते हो। आज की डेट में आप देख रहे हो डे बाय डे जो है हर एक साल बहुत ही टफ पेपर आ रहा है, कट ऑफ डाउन हो चुका है। 100 मार्क्स लाना आपको 200 में, पहले तो इससे थोड़ा ज़्यादा लाना होता था। तो अब क्या है कि कट ऑफ जिस तरीके का है, क्वेश्चन पेपर की जिस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं उसी हिसाब से आप जो है प्रिपरेशन करते हो। जस्ट इमेजिन आपको कट ऑफ ही नहीं पता होता कि कितने कट ऑफ जा रहे हैं, तो क्या आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाते? नहीं ना। तो वही चीज़ सरकार के पास है, सरकार के पास डेटा नहीं है, लेकिन बहुत स्मार्ट बनती है और हर चीज़ के लिए स्कीम लेकर आ जाती है। हर चीज़ के लिए जो है ना पता नहीं किस बेसिस पे लाते हैं, और लास्ट में पता चलता है कि सरकार के पास तो डेटा ही नहीं था। भैया जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप यहाँ पे स्कीम का क्या कर रहे हो? अचार डाल रहे हो? तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेटा होना चाहिए सरकार के पास, और जो गैप है पॉलिसी बनाने और इम्प्लीमेंट करने के बीच में, उस गैप को फुलफिल करने की ज़रूरत है। साथ ही इन्वेस्ट भी करना है।
यानी कि प्रिवेंशन के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। और उसके बाद जो है जो कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस क्राइसिस से ये पता चल गया ना कि कोई भी अकेले नहीं आगे बढ़ सकता है। स्टेट और सेंटर को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा, ब्लॉक लेवल पे सारे लोगों को एक साथ मिलकर काम करना ही होगा, सोशल इंक्लूजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक कलेक्टिव रिजॉल्व करना ही होगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया जा रहा है वे फॉरवर्ड। अब हम लोग अच्छे तरीके से देखते हैं कि हमारे इंडिया में गरीबी की क्या कंडीशन है। ये फैक्ट्स एंड डेटा आप लोग डायरेक्टली इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। फाइन। इंडिया में आज के डेट में आप देखोगे कि 364 मिलियन ऐसे गरीब लोग हैं जो कि हमारे कंट्री में रह रहे हैं। 28% हमारे पूरे टोटल पॉपुलेशन का है। अगर हम लोग ग्लोबल पॉपुलेशन का देखें 1.3 बिलियन एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019 के हिसाब से है। 271 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि 2005 से लेकर 15 के बीच में जो है वो गरीबी से बाहर आ गए थे। तो अगर हम लोग नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2019 की देखें तो इसमें ये बताया जा रहा है ना कि इंडिया हैव फॉलन बैक इनटू पॉवर्टी, हंगर एंड इनकम इनक्वालिटी। यानी कि पास्ट 2 ईयर्स में इस साल जो आपको देखने को मिला 2018-19 में क्या हो रहा है कि इंडिया में जो है ना गरीबी वापस आ रही है, यानी कि लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे जाते जा रहे हैं, भूखमरी बढ़ती ही जा रही है और लोगों में इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर जो है और अमीर होते जा रहे हैं। तो ये इनकम इनक्वालिटी आते जा रही है। मेजर्स जो है ये गरीबों के लिए लेनी चाहिए, वो भी यहाँ पे कोविड-19 के टाइम में। तो क्या क्या मेजर्स लाया गया है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाया गया, साथ ही साथ कैश ट्रांसफ़र किया गया पीएम किसान स्कीम के तहत। पीएम किसान स्कीम के तहत ये रखा गया कि 6000 जो है हर एक किसान को दिया जाएगा कि उनका कितना लैंड है। पहले तो फिक्स किया गया था कि स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग किसको देना था पता नहीं, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अब इतना ध्यान रखिए कि किसी को कितना भी ज़मीन है ना, मतलब कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा वाले किसान को नहीं, वो तो मालामाल होते, वो तो बिजनेस मैन हो जाते हैं, तो वैसे नहीं। लेकिन हाँ, जिनका भी यहाँ पे छोटा मोटा यहाँ पे ज़मीन है तो वैसे किसानों को 6000 देने की बात की गई है एक साल में, और 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो ये देने की बात की गई है, लेकिन जो बाद में देना था उसको अभी ट्रांसफ़र कर दिया गया। ज़्यादा से ज़्यादा लिबरल फाइनेंसिंग हुआ। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो एमजी नरेगा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फाइनेंस किया गया। गरीब लोगों को, लेबरर्स को और जो माइग्रेंट है उनको आत्मनिर्भर भारत के थ्रू जो है ना और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पावर किया गया। तो ये सारे कुछ स्कीम्स है जो कि कोविड-19 के टाइम में लाया गया जिससे कि गरीब लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिले। पॉवर्टी अगर एस्टिमेशन इंडिया में देखें जो कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है, तो बताया जाता है कि जो पॉवर्टी लाइन की कैलकुलेशन है वो यहाँ पे डेटा, यानी कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उनके तहत जो यहाँ पे डेटा है उसी से यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो NSSO है, ये ऑफिस जो है ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत, ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन इंडिया में देखें तो ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर, ना कि इनकम लेवल पर। यानी कि मैं कितना कमाती हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस कमाए हुए रुपीज़ से कितना ज़्यादा कंजप्शंस के ऊपर एक्सपेंडिचर करती हूँ, यानी कि अपने खाने पीने या फिर और भी अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कितना खर्च कर रही हूँ ना, इसके ऊपर ये पता चलता है कि पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन का। यानी कि आप समझो कि मेरे को अगर 150 रुपया मिलेगा तो ऑब्वियस है कि मैं कम खर्च करूँगी, वहीं अगर मुझे जो है 1500 रुपये मिलेंगे तो मैं ज़्यादा खर्च करूँगी। तो इसी से पता चल जाएगा कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर मैं आ रही हूँ कि नीचे आ रही हूँ, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। तो इकॉनमी में हम लोग पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी देखें जो कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इससे हम लोग ये देखें कि एक्सट्रीम पॉवर्टी की केस वापस से निकल कर आ रही है। इसका 3 रीज़न है, कोविड-19, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस। शेयर्ड प्रॉपर्टी में देखें हम लोग कि इनकम यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यानी कि पुअरेस्ट जो 40% है किसी कंट्री के पॉपुलेशन का, तो उसकी इनकम ग्रोथ हो रही कि नहीं। तो इससे ये पता चला कि 2017 तक हमारी इनकम ग्रोथ हो रही थी, एक इंक्लूसिव ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया और अभी स्टैग्नेंट देखने को मिल रहा है और इनकम इनइक्वालिटी जो है आगे आने वाले 1 साल में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। हमारा जो ग्लोबल पुअर का जो प्रोफाइल है वो चेंज होते जा रहा है, तो वे फॉरवर्ड में भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। फिर हमने देखा कि इंडिया में पॉवर्टी का क्या कंडीशन है, तो एक बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इससे भी बेहतरीन, यानी कि एक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल जो कि है नोबेल प्राइज़ इन इकॉनमी। इस बार नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया और क्यों दिया गया, ये दोनों चीज़ तो आपको रट लेनी है। पहला नाम आपको याद रखना है पॉल मिलग्रॉम एंड सेकंड नाम याद रखना है रॉबर्ट विल्सन। तो ये दोनों हैं और ये क्यों दिया गया, क्योंकि इनके द्वारा एक ऑक्शन थ्योरी पे काम किया गया, वही नीलामी वाली जो थ्योरी है उनके ऊपर इनके द्वारा जो है काम किया गया। देखेंगे आगे कि क्या क्या इनके द्वारा नया इन्वेंशन किया गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो इस क्वेश्चन का आप लोग एक्सपेक्टेशन मत करना, क्योंकि अगर आप लोग यूपीएससी के अलावा कोई एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये तो ज़रूर पूछा जाएगा कि किनको किनको दिया गया, और ज़्यादा तेज़ बनने के लिए पूछ भी सकते हैं कि किस थ्योरी के ऊपर दिया गया, ठीक है।
लेकिन यूपीएससी में आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि ऑक्शन थ्योरी को लेकर या फिर ऑक्शन के बारे में बेसिक पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बातें इस बार यहाँ पे इसलिए दिया गया क्योंकि कुछ नया यहाँ पे ऑक्शन फॉर्मेट का इन्वेंशन किया गया, जो कि हम लोग जैसे गुड्स एंड सर्विसेज की सेल करने में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो नया ऑक्शन थ्योरी लाया गया है, इससे बेनिफिट किसको किसको होगा? तो बेनिफिट, ये जो नया डिस्कवरी हुआ है, नया इन्वेंशन हुआ है, इससे बेनिफिट जो है ना, सेलर, बायर्स और टैक्स पेयर्स, यानी आप समझ जाओ कि अब इस धरती में रहने वाले हर एक लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होगा। सेलर है जैसे कि बिजनेसमैन वगैरह सब कोई है जो कि सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। बायर्स है जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि पेट भरने के लिए, खाने के लिए हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं, इस्तेमाल में लाने के लिए हम लोग चीज़ों को खरीदते हैं। साथ ही यहाँ पे टैक्स पेयर है कि अगर आप लोग टैक्स स्लैब में आते हो सरकार की, तो आप लोग सरकार को भी पे करो, यानी कि सारे लोग इसमें इंक्लूड हो गए, कोई तो नहीं यहाँ पे बचा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है एक नया ऑक्शन थ्योरी लाया गया है। तो ऑक्शन थ्योरी समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑक्शन होता क्या है। ऑक्शन एक तरीके का प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म है, वो भी बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज के लिए। ऑक्शन में क्या होता है ना कि जो बायर्स होते हैं उनके पास एक पोटेंशियल होता है कि वो कॉम्पिटिटिव बिड कर सके गुड्स एंड सर्विसेज में। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ए, बी और सी, तीन यहाँ पे लोग हैं जो कि यहाँ पे बिडर्स हैं। बिडर्स कौन होते हैं? जो कि बोली लगाते हैं, ठीक है। और ऑक्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें कि बोली लगाकर आप कोई भी प्रॉपर्टी, जिसके लिए आप बोली लगा रहे हो वो प्रॉपर्टी आप जीत जाओ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ए के द्वारा यहाँ पे 50 लाख का यहाँ पे लगाया गया बोली, बी के द्वारा यहाँ पे 51 लाख दिया गया और सी के द्वारा यहाँ पे 52 लाख दिया गया। तो मेनली इंडिया में होता क्या है, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, और मेजॉरिटी कंट्री में होता क्या है कि जो हाईएस्ट बिडर्स होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाते हैं, उनको यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के लिए वो बोली लगा रहे हैं वो प्रॉपर्टी इनको दे दिया जाता है। ये दोनों चले गए तेल लेने के लिए। तो मेजॉरिटी यही होता है, हमारे कंट्री में भी इसी चीज़ को फॉलो किया जाता है। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, हमारे यहाँ दो टाइप के बिडर्स होते हैं, एक तो प्राइवेट एंटिटी होती है और एक गवर्नमेंट एंटिटी होती है। दोनों का जो मोटिव होता है ना यहाँ पे ऑक्शन प्रोसेस में, ये दोनों का डिफरेंट होता है। प्राइवेट एंटिटीज़ क्यों आते हैं ऑक्शन प्रोसेस में? क्योंकि उनको फ़ायदा चाहिए। और किस तरीके का फ़ायदा? रेवेन्यू, पैसे पैसे। प्राइवेट एंटिटीज़ सिर्फ पैसे का फ़ायदा देखने आते हैं। सरकार जो आते हैं यहाँ पे ऑक्शन प्रोसेस में, वो क्यों आते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे डेवलपमेंट का चाहिए कि कोई भी अगर उनको ज़मीन मिल रहा है तो ज़मीन में वो सोचते हैं कि यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे क्या डेवलप कर सकते हैं। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए सरकार नहीं सोचती है, रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए प्राइवेट एंटिटीज़ आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट एंगल है जो कि यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पे की वेरिएबल आप लोग देखिए कि यहाँ पे आउटकम जो ऑक्शन का होता है उसमें क्या क्या यहाँ पे डिटरमाइन करता है कि रूल ऑफ ऑक्शन, कि यहाँ पे नीलामी का क्या रूल्स है। सेकंड है कि वैल्यू, जो गुड्स और सर्विसेज की नीलामी हो रही है उसकी कितनी वैल्यू है। और थर्ड है कि अनसर्टेनिटी, कभी कभी आप देखो कि जो बिडर्स है ना उसमें अनसर्टेनिटी की कंडीशन भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो वो क्या है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे जो है डिटरमाइन करता है। अब आप समझ गए बिडर ऑक्शन प्रोसेस हमारे यहाँ। अब ऑक्शन थ्योरी क्या है ये समझिए। ऑक्शन थ्योरी कहने का मतलब है कि एक तरीके का ट्रांसपेरेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा और आइटम्स जो कि बिजनेस का है वो फ्री मार्केट में हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने के लिए, और वो भी बेस्ट बीडर्स को, जो एकदम अच्छे बीडर्स होंगे। जो ये मैं 3 बीडर्स यहाँ पे बता रही हूँ, ए बी सी है, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि ये 52 लाख बोले तो ये बहुत अच्छे है, ऐसा नहीं है। आप लोग समझिए कि ये बी और ए भी कम नहीं होंगे, बस इनका औकात कम है इसलिए इनको जो है यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया गया, इनको यहाँ पे प्रॉपर्टी और गुड्स और सर्विसेज नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू कम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं लगा पाए। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बेस्ट बीडर्स हो सकते हैं, ये बेस्ट यहाँ पे इस तरीके के प्रॉपर्टी को खरीद के वो बेस्ट तरीके से यहाँ पे वापस से अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट वर्क कर सकते हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है सही तरीके से एलोकेशन करने के लिए इस तरीके का एक थ्योरी लाया गया। अब इसमें जो है यहाँ पे जो ये दोनों इकोनॉमिस्ट है इनके द्वारा यहाँ पे स्टडी किया गया है ऑक्शन थ्योरी के अंदर क्या क्या स्टडी किया गया। सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ऑक्शन को डिज़ाइन किया जा रहा है। दूसरा है कि क्या यहाँ पे रूल्स गवर्न हो रहा है ऑक्शन के लिए। थर्ड है कि कैसे बिडर्स जो है वो बिहेव करते हैं ऑक्शन में। और लास्ट में क्या है कि क्या आउटकम्स जो है यहाँ से ऑक्शन के थ्रू अचीव होकर निकल कर आता है। ओके तो ये मेनली यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है ऑक्शन थ्योरी को लेकर कि कैसे यहाँ पे ऑक्शन को, यानी कि जो नीलामी प्रोसेस है उसको डिज़ाइन किया जाएगा, क्या यहाँ पे रूल्स होंगे इस नीलामी प्रोसेस को गवर्न करने के लिए, बिडर्स का कैसा बिहेवियर रहेगा, और फाइनली जो है यहाँ पे रिजल्ट यानी आउटकम्स कैसा निकल कर आएगा। तो इन 4 चीज़ों पर यहाँ पर जो है ना इकोनॉमिस्ट ने स्टडीज़ करी है। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्यों हम लोग ऑक्शन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं।
सबसे पहला क्या है ना कि बिडर्स के बिहेवियर को समझ में आएगा, यानी कि समझने में मदद मिलेगा कि बिडर्स के बिहेवियर कैसे हो रहे हैं और क्या है बिडर्स का बिहेवियर। मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये नीलामी प्रोसेस में समझने का। सेकंड थिंग है कि यहाँ पे बेस्ट डिज़ाइन और फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे बना पाएंगे वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कि उसको अच्छे तरीके से जो है ना ऑक्शन प्रोसेस में रख सके। क्योंकि देखिए जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बतानी होती है, तो एक अच्छा फॉर्मेट होना चाहिए ना, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी यहाँ पे बीटर्स जो है बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक बेस्ट डिज़ाइन जो है ना समझाने यहाँ पे चूज़ करने में बेटर यहाँ पे हेल्प हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या नेचर ऑफ ऑक्शन है, कैसा यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, उसको समझने में हेल्प मिलेगा। और आइटम्स की क्या प्राइसेस रहेगी, रिसोर्सेज कैसा है हमारे कंट्री में, उसकी क्या प्राइसेस रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना ईच एंड एवरी पॉइंट जो ऑक्शन से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझने में हेल्पफुल हो पाएगी। इतना ही नहीं है, साथ ही साथ जो यहाँ पे डिफरेंट तरीके के रूल्स फॉर ऑक्शन है वो अगर यहाँ इसका आउटकम्स जब निकल कर आएगा ना, और जो फाइनल प्राइसेस होंगे इसको भी एक बेटर तरीके से अंडरस्टैंड किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी समझा जाएगा कि क्यों गवर्नमेंट जो है ना पूरे वर्ल्ड में वो इतना ज़्यादा इम्फेसिस नहीं यहाँ पे रखती है रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए। अभी हम लोग देखे थे कि प्राइवेट एंटिटीज़ का क्या था और गवर्नमेंट की सरकार की यहाँ पे क्या इम्फेसिस रहती है। तो यहाँ पे इससे हम लोग समझ पाएंगे ना कि सरकार जो है अपने रेवेन्यू को यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करने के लिए क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करती है, रैदर दैन कि वो ये देखे कि इस ऑक्शन से उनको क्या डेवलपमेंट में हेल्पफुल होगा और जो भी अदर एंगल वो देखकर चलती है तो उसको समझना होगा। देखिए हमारे सरकार का फिजिकल डेफिसिट बहुत है। फिजिकल डेफिसिट कहने का मतलब है कि जितना यहाँ पे आय नहीं है, यानी कि रेवेन्यू जितना नहीं बनता है उतना ज़्यादा जो है ना उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, यानी कि जितना सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है उससे ज़्यादा जो है सरकार खर्च कर देती है। तो अपने रेवेन्यू को टैकल करने का ये बेटर फॉर्म है कि यहाँ पे जो ऑक्शन होता है, ऑक्शन के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने रेवेन्यू को कलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही जो फिजिकल डेफिसिट का प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ पे जो है और ज़्यादा कम किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आएगी अगर इस तरीके का यहाँ पे स्टडी किया गया है, तो ये इसकी मेनली यहाँ पे बेनिफिट है। ठीक है, साथ ही आप देखोगे कि इंडिया में क्या मेन प्रॉब्लम होता है। इंडिया में मेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्पेशली इंडिया के बारे में बताया गया है कि जैसे यहाँ पे ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए का क्या है कि 50 लाख यहाँ पे लगाए, बी का क्या है 51 लाख लगाए, सी का क्या है 52 लाख लगाए। ठीक है, तो जो हाईएस्ट बिडर्स होंगे, जो हाईएस्ट यहाँ पे बिडिंग पॉइंट रखेंगे, जो अपना हाईएस्ट वैल्यू रखेंगे, उसी को यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दिया जाएगा। यानी कि जिस चीज़ के लिए बोली लगाया जा रहा है, जिस सामान के लिए, जिस सर्विसेज के लिए बोली लगाया जा रहा है, वो उठा पुठा के किसको दे दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बोली लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे बी है, इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे कही गई है कि इंडिया को जो है ना सेकंड प्राइस को भी चूज़ करना चाहिए इस ऑक्शन थ्योरी के तहत। इससे क्या होगा ना कि जो विनिंग बिडर्स है ना वो यहाँ पे करेंगे। कहने का मतलब है, तो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट जो प्राइस है ना उसको यहाँ पे जो है चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। इससे कहीं ना कहीं और भी प्रोसेस में फर्दर जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, इसलिए इस तरीके के जो है यहाँ पे एक ऑप्शन रखा गया है इंडिया के लिए। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि विनर कर्स। देखिए यहाँ पे ऑक्शन में क्या होता है कि मेनली आपको बड़े बड़े कंपनीज ही देखने को मिलेंगे, बट उसके अलावा भी कुछ इंडिविजुअल होते हैं जो कि इस तरीके के ऑक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे विनर्स कर्स कहा जा रहा है, यानी कि जो जीते हैं ना, जीत के भी वो उतना ज़्यादा जीत नहीं पाए। क्योंकि आप सोचो कि जैसे अडानी है, अंबानी लोग हैं, उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है। तो वो लोग जो है ना, अगर कोई भी तरीके का ऑक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए, तो मान लीजिए कि उनका जो यहाँ पे औकात है, ठीक है, मैं लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ तो वो यहाँ पे खर्च करने के लिए जो है ना $50 तक रेडी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑक्शन जितना हो रहा है और जितने भी उनके जो सारे जितने भी और भी बीडर्स हैं उनके कंपैरिजन में उनको कितना खर्च करना पड़ रहा है, तो $25 ही उनको खर्च करना पड़ रहा है। इट मीन्स कि आप लोग समझ सकते हो कि उनका जितना यहाँ पे औकात है, जितना वो खर्च करने का सोच रखे, सेट कर रखे, उनका वो 50% ही खर्च कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो जीत के भी जो है ना यहाँ पे उनको यहाँ पे एक पछतावा टाइप का है, खुद को ही कर्स कर रहे हैं कि वो उस हिसाब का नहीं जीते हैं जैसा उनको जीतना चाहिए था। तो इसको यहाँ पे विनर्स कर्स कहा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और है कि मल्टी स्टेज बिडिंग कही जा रही है। बस मल्टी स्टेज बिडिंग में जो सेकंड यहाँ पे इकोनॉमिस्ट है मिलग्रोम, उनके द्वारा ये ओपिनियन रखा गया है कि जो प्राइवेट वैल्यूज़ है वो यहाँ पे बिडर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। कॉमन वैल्यूज़ जो है वो सारे लोगों के लिए एक होता है। तो दो तरीके का यहाँ पे वैल्यूज़ यहाँ पे निकल कर आया है, यानी कि मिलग्रोम के द्वारा यहाँ पे दो वैल्यू दिया गया, एक तो कॉमन वैल्यू कहा गया, एक प्राइवेट वैल्यू कहा गया। यानी कि कॉमन वैल्यू कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ वैल्यू जो कि कुछ गुड्स और सर्विसेज की कुछ ऐसी वैल्यू जो कि सारे लोगों के लिए कॉमन है, सारे लोगों के लिए सेम है। जैसे आप कोई भी पेन खरीदते हो तो मैं भी उतने ही दाम में
खरीदती हूँ आप भी उतने ही प्राइस में खरीदते हो, साथ ही अंबानी अडानी भी उतने ही प्राइस में खरीदते हैं, तो उस गुड्स का जो है ना वैल्यू सेम है। बट प्राइवेट वैल्यू कहने का मतलब है कि ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है। किसी लोग के लिए उसकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है, किसी लोग के लिए उसकी वैल्यू बहुत कम है। जैसे देखिए, एक पेंटर जो है ना वो यहाँ पे पेंटिंग को पसंद करेगा। एक दो लोग हैं, एक पेंटर है और एक एथलीट है। तो यहाँ पे पेंटर्स जो है ना, अगर यहाँ पे पेंटिंग यहाँ पे अगर पेंटिंग है, कोई भी पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, तो ये जो पेंटर्स है ना वो इसको ज़्यादा समझ पाएंगे, इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे, और पेंटिंग में क्या रिवील किया जाने की कोशिश किया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जाने की कोशिश कर रहा है, ये एक पेंटर बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएगा। बट ये चीज़ शायद एथलीट नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो पेंटिंग का वैल्यू है ये पेंटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ये वही एथलीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी हो गया, ये प्राइवेट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलग्रोम के द्वारा यही चीज़ें बताई गई है कि ऑक्शन भी जो है ना दो तरीके का होता है, एक कॉमन वैल्यूज़ के लिए होता है, एक प्राइवेट वैल्यूज़ के लिए होता है। तो कॉमन वैल्यूज़ तो ठीक है, सारे लोगों के लिए उसकी गुड्स और जो सर्विसेज है उसकी वैल्यू सेम है। बट अगर कोई यहाँ पे प्राइवेट वैल्यूज़ के लिए निकल कर आता है तो वो डिफरेंट भी हो सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉब्लम अराइजेज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि ये नोबेल प्राइज़ जो इकॉनमी में दिया गया है ये इन दोनों को दिया गया है, वो भी ऑक्शन थ्योरी के ऊपर। तो ऑक्शन थ्योरी यहाँ पे जो लेकर आया गया है इसके ऊपर जो इन्होंने यहाँ पे स्टडी की है, बहुत ही शानदार स्टडी की है। क्योंकि ऑक्शन थ्योरी हमारे यहाँ आप देखो कि हम लोग ये जो नीलामी कराने वाली जो चीज़ें हैं ना, हमारे यहाँ जब से कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जब से सरकार हमारे यहाँ, वो जो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ काम कर रहे थे, तो उनकी तरफ से ही लाया गया था ऐसा नीलामी वाला प्रोसेस। और उसी प्रोसेस को हम लोग जो है आज तक उसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी उसमें रिफॉर्म नहीं किए। बट इट्स टाइम टू चेंज, क्योंकि आज की डेट में सिनेरियो कुछ अलग है, डिमांड कुछ अलग है, हमारे यहाँ जो चीज़ें अलग है। तो क्यों ना हम लोग को एक अलग एंगल से सोचना चाहिए जिससे कि बेटर हो सके, फ़ायदा हो सके। और इस तरीके का जो अलग एंगल यहाँ पे लाया जाना है ना, इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा सरकार को होगा, क्योंकि सरकार अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम कर सकती है। देखिए ये सारी बातें यहाँ पे नहीं बताई गई है, बट अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा यही है कि यहाँ पे सरकार को पुश किया जा रहा है कि वो अलग एंगल समझे। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि जो सेकंड हाईएस्ट बिडर है ना उनको यहाँ पे मौका दिया जाए पे करने का, और जो फर्स्ट बिडर होते हैं उनको नहीं। और साथ ही साथ जो है सेकंड बात ये है कि सरकार को यहाँ पे जो है अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज़ करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा यहाँ पे फील्ड होता है जिससे कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है आउटपुट लेकर आ सकती है, वो भी रेवेन्यू को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात रही। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी कि एआरसी के बारे में डिटेल देखेंगे। एनपीए का इशू फिर से हम लोग देखेंगे, न्यूज़ में क्यों है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी, समझ में आई, कुछ भी डाउट क्वेरी सजेशंस है तो अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक कीजिए, डाउट क्वेरी सजेशंस है तो कमेंट कीजिए। और पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए, क्योंकि आप लोग पीडीएफ के लिए बोलते हो, तो उसके लिए हमारी टेलीग्राम चैनल है रिसोर्स पॉइंट यूपीएससी के नाम से, प्लीज़ उसको सर्च करके आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। आपको सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट और जितनी भी जो भी पीडीएफ की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आप लोग को वहीं पे अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है। और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में डेली बेसिस में आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो जब भी मैं यहाँ पे वीडियोज़ को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं कल। थैंक यू।